बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है 18th अमेंडमेंट इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में 18वीं आईनी तरमीम। ये तरमीम अप्रैल 2010 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। इससे पहले कि हम पाकिस्तान की 18वीं आईनी तरमीम के ऊपर एक डिटेल में डिस्कशन करें और इसके डिफरेंट जो प्रोविजंस हैं और डिफरेंट आर्टिकल्स जो चेंज हुए, ऐड हुए या डिलीट हुए, उनके बारे में बात करें, हम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक ओवरव्यू देखते हैं। उससे हमें 18वीं तरमीम की अहमियत और अफादियत का बेहतरीन अंदाज में जो है वो हमें समझ भी आएगी और हमें एक उसकी अहमियत का एहसास जो है वो हो सकता है। जब हम पाकिस्तान की फेडरल हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 1947 के बाद हमने 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया के ने जो ब्रिटिश ने ऑल इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी एक्ट 1935, वो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस के बाद अंडर द 1947 जो आज़ादी का कानून था, उसके तहत हमने डिफरेंट चेंजेस के साथ पाकिस्तान में अडॉप्ट किया था। ये 1947 के बाद हमने पाकिस्तान के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले अपनी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास की 1949 में, और फिर हम देखते हैं कि हमने 1956 में जो है एक फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का, इसके तहत भी जो है वो मुल्क को फेडरल जो है वो डिक्लेयर किया गया। और 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हमारी जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट के जो चीज प्रोविजंस थी वो ऐड की गई। इसी तरह बंगाली और उर्दू को जो है दोनों को पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। इसी तरह 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1958 के मार्शल लॉ के बाद पाकिस्तान में जनरल अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एब्रोगेट कर दिया था और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाया ताकि वो नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पाकिस्तान के लिए ड्राफ्ट करे। नए कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो उन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो था वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें सेंट्रलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा थी, यानी जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो हाईली सेंट्रलाइज था। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर थी और जो फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट थी दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो है वो जनरल याहिया खान ने जो है वो इक़्तिदार संभाला और उन्होंने जो है मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने 1 यूनिट को ख़त्म कर दिया, एब्रोगेट कर दिया 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर 1970 में जनरल इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए। इसके साथ ही उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जनरल याहिया खान से भी जो है वो मुल्क में जो तहरीकें चली हुई थी उन पे कंट्रोल करना, और फिर जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे वो उनकी वजह से जो एक अनरेस्ट क्रिएट हुआ था और मुक्ति बानी तहरीक शुरू हुई थी ईस्ट पाकिस्तान में, हालात जब उनके कंट्रोल से बाहर हो गए, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, तो जनरल याहिया खान ने इक़्तिदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सुपुर्द कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने के 1970 के इलेक्शन में वेस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द सीट जो थी वो नेशनल लेवल पे विन की थी। मिस्टर भुट्टो को जब उन्होंने इक़्तिदार दिया तो मिस्टर भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कमेटी जो है वो उसको एक चार्ज दिया, और ये कमेटी जो थी महमूद अली कसूरी और बाद में हफीज पीरजादा जो है उनके वो इसका पार्ट बन गए, और इस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट जो है वो दिसंबर 1972 में पार्लियामेंट को के सामने प्रेजेंट किया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्राफ्ट था ये
जो है इसको डीपली एग्जामिन किया गया और ये एक रफ ड्राफ्ट था और इसकी फाइनल अप्रूवल जो थी वो अप्रैल 10th 1973 को दी गई और प्रेसिडेंट ने इसको बिल को अप्रूव किया और 12 अप्रैल को फाइनल सिग्नेचर किए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये इन्फोर्स्ड किया गया इन कंट्री में 14 अगस्त 1973 को और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इसका प्रीएम्बल में इसको शामिल किया गया। ये सजेस्ट किया गया कि मुल्क में फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम होगा। फेडरेशन जो है वो पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और एनडब्ल्यूएफपी के साथ इस्लामाबाद और ट्राइबल एजेंसीज पर मुश्तमिल होगी। कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये थर्ड रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि 280 आर्टिकल्स, 12 चैप्टर्स एंड 6 शेड्यूल्स पर मबनी होगा। It was not a rigid constitution in the start and it can be ratified by the 2/3 majority of the parliament. बाईकैमरल लेजिस्लेचर जो थी वो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जो है एक्सपीरियंस की गई और नेशनल असेंबली लोअर हाउस और सेनेट अपर हाउस डिक्लेयर किया गया। टोटल सेनेट की सीट जो थी वो 60 रखी गई। द मेंबर्स ऑफ द सेनेट वुड बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। इसी तरह फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 and 2 एंड कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट वर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रोविंसेस जो हैं वो लेजिस्लेट ओनली ऑन द रेजिडुअल पावर्स, जो उनको सब्जेक्ट्स जो हैं वो अदर देन जो बच गए थे यानी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1, 2 और कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट के अलावा जो सब्जेक्ट थे वो प्रोविंसेस उनके ऊपर लेजिस्लेट भी कर सकते थे और उनके पास पावर्स उनको ये ट्रांसफर कर दी गई। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1973 में जब पास कर दिया तो इसको मुल्क में जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया। सम फेडरल फीचर्स जो हैं वो कन्वर्ट किए गए पॉलिटिकल सिस्टम के फ्रॉम डिसेंट्रलाइज टू सेंट्रलाइज। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हैं वो गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस रखी गई और आर्टिकल 175 जो था वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर जो है वो मेंशन करता था। द प्राइम मिनिस्टर वुड फॉर्मुलेट हिज कैबिनेट आफ्टर टेकिंग हिज ओथ और 1/3 कैबिनेट मेंबर्स वुड बी फ्रॉम द सेनेट एंड रिमेनिंग फ्रॉम द नेशनल असेंबली। इसी तरह चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 5 जो अंडर द आर्टिकल 145 टू 149 वो डिस्क्राइब करता था द रिलेशन बिटवीन द फेडरेशन एंड द 4 प्रोविंसेस। President was responsible to appoint the provincial governors or Article 153 and 154 pointed out the shared responsibilities of the federating units and federal government. Same as the CCI जो है it was the part of the constitution that time too and the prime minister जो था उसको वो पार्ट ऑफ द सीसीआई था और इसके अलावा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो थी वो फॉर्मुलेट करती थी बजट में शेयर और इसी तरह एनईसी जो थी वो भी फॉर्मुलेट की गई इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन हमारी 1973 से लेके 2010 तक यानी 18वीं तरमीम तक जो है वो मुल्क के हालात बड़े उसमें अप्स एंड डाउन्स आए और हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है दैट वाज नॉट स्टेबल। हमने देखा कि 1973 के बाद से जो है आपको पता है कि उससे पहले ही एक पार्ट ऑफ कंट्री जो था वो हम उसको जो है वो हमसे अलग हो गया था और बांग्लादेश जो है वो मार्ज़े वजूद में आ चुका था। तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चार्ज संभाला तो उसके बाद जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना रहा। हम देखते हैं कि पख्तून स्टूडेंट्स की मूवमेंट स्टार्ट हुई और इसी तरह नवाब अफकलात का जो मसला है वो शुरू हुआ। फिर हम देखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उनकी गवर्नमेंट को डिफरेंट किस्म की एलिगेशंस का सामना रहा। अनरेस्ट सिचुएशन जो थी वो प्रोविंसेस में स्टार्ट हुई और नेशनल अवामी पार्टी जो है उसके साथ उनके प्रॉब्लम क्रिएट हुए। मोहम्मद खान शेरपाव जो है उनको मार दिया गया और फिर प्रेसिडेंट रूल जो है वो 1975 दिसंबर में इम्पोज कर दिया गया टू ब्रिंग पीस इन द प्रोविंस।
लेकिन 6 मंथ के बाद ही ये ऑर्डर एक्सपायर हो गया और फेडरल गवर्नमेंट अनाउंस चेंज इन द प्रोविंसेस इन 30th June 1976. द प्रेसिडेंट रूल वाज रिप्लेस्ड बाय द गवर्नर रूल और एक रिवॉल्ट स्टार्ट हो गई प्रोविंस के अंदर. NWFP, द नैप और JUI गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड बाय जुल्फिकार अली भुट्टो, और जुल्फिकार जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था उसके जो लीडर थे वो रिमूव कर दिए गए. और इस अनरेस्ट सिचुएशन की वजह से जो थे मिस्टर भुट्टो जो थे वो एक प्रॉब्लम का शिकार हो गए और वो अपनी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन ना कर सके. लिहाजा इन सूरत हाल में जनरल ज़ियाउल हक जो हैं उन्होंने ही टुक द चार्ज ऑफ द पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन. जनरल ज़ियाउल हक जो हैं वो बेसिकली इसी वजह से उन्होंने चार्ज संभाला कि वो कहते थे कि मुल्क की जो अनरेस्ट पॉलिटिकल कंडीशन है और जो पीसफुल कंडीशन है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं. इस वजह से जो है वो मुल्क को के अमनो अमान को कायम करने के लिए जो है उन्हें ये मार्शल लॉ इम्पोज करना पड़ा. इसी तरह उन्होंने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है उसमें डिफरेंट अमेंडमेंट्स की जिनको हम बाद में जिक्र करेंगे. उसके बाद हम देखते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक ने 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करवाई. ही एम्पावर्ड हिमसेल्फ टू डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर और डिसॉल्व कर सकते थे असेंबलीज बाय हिज ऑन लाइक डिस्क्रिशन अंडर द क्लास 58(2)(b ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी उन्होंने 58(2)(b के तहत अपने आप को एम्पावर किया और अब जो है वो जनरल ज़ियाउल हक जो थे वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकते थे. सेम एज यही पावर्स जो हैं वो गवर्नर्स को प्रोविंशियल लेवल पे दी गई. और ये जो पावर्स दी गई उसके तहत जो है ये दोनों ही अपने वो प्रोविंशियल लेवल पे असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकते थे और ये नेशनल लेवल पे कर सकते थे. प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स भी आई कि वो सर्विसेज चीफ और प्रोविंशियल गवर्नर जो है उनकी सिलेक्शन और नॉमिनेशन कर सकते हैं. प्रेसिडेंट जो हैं वो नेशनल असेंबली में से किसी भी मेंबर को एज अ प्राइम मिनिस्टर कॉल कर सकते हैं कि एज अ प्राइम मिनिस्टर आप मुल्क का चार्ज संभालें, और अगर वो मेजॉरिटी रखता होगा यानी वो जो शख्स हाउस में मेजॉरिटी रखता होगा उनको वो एज अ प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर सकते थे. इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नर जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे चीफ मिनिस्टर्स की नॉमिनेशन कर सकते थे. 18th अमेंडमेंट डाइल्यूटेड द पार्लियामेंट्री कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट एंड उसको कन्वर्ट कर दिया उन्होंने क्वाज़ाई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जो बैलेंस ऑफ पावर है वो ख़त्म हो गई इसके तहत और ज़्यादा पावर्स जो थी वो प्रेसिडेंट के पास चली गई. उसके बाद 13th अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करवाई गई और इस के जो 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी ये पार्लियामेंट में नवाज शरीफ ने 1997 में इंट्रोड्यूस करवाई और रिवर्स किए जो चेंजेस करवाए गए थे और उसके तहत जो 58(2)(b थी उसको डिलीट कर दिया गया और कर्टेल कर दी गई प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर्स को, और इसके साथ ही उन्होंने अब जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक एडवाइजर का रोल प्ले करेंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनको जो है वो जो असेंबली डिसॉल्व करने की पावर्स थी वो प्रेसिडेंट के पास से ख़त्म हो गई. उसके बाद हम देखते हैं कि एक हमारे यहाँ पे बहुत चेंज आया पॉलिटिकल हिस्ट्री और डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में, और जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक इंट्रोड्यूस करवाया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO 2002, और ये रिवाइवल था 8th अमेंडमेंट का. इसके तहत 58(2)(b जो है उसकी वो पावर्स को रिस्टोर किया गया और इसी तरह गवर्नर्स को प्रोविंशियल लेवल पे एम्पावर किया गया. प्रेसिडेंट की पावर्स जो रिस्टोर की गई उसमें ये था कि वो वापस चेयरमैन और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को अपॉइंट कर सकते थे, 3 सर्विसेज चीफ को अपॉइंट कर सकते थे और प्रोविंशियल गवर्नर्स को कर सकते थे.
इस तरीके से जो है वो अगर असेंबलीज डिसॉल्व करनी होती थी तो प्रेसिडेंट और गवर्नर वुड अपॉइंट केयर टेकर गवर्नमेंट इन द सेंटर एंड इन द प्रोविंसेस। एक बार इम्पोज किया गया ऑन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर मोर देन ट्वाइस, कि वो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते थे, और उन्होंने ये इंट्रोड्यूस इसलिए करवाई थी ताकि जो है वो शरीफ फैमिली जो है उसको दोबारा इक़्तिदार में आने से रोक सके। इट लेटर अप्लाइड टू द बेनज़ीर एंड नवाज शरीफ एज वेल। आपको पता है कि हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में बेनज़ीर भुट्टो की 2 दफ़ा 58 2B के तहत हुकूमत टूटी और नवाज शरीफ की भी 2 दफ़ा जो है वो डिसमिस की गई। LFO जो था इसने इम्पावर कर दिया प्रेसिडेंट को और अंडरमाइंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट एज वेल। सेम एज जनरल मुशर्रफ ने एक और तरमीम जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई, एंड दैट वाज द 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके तहत उन्होंने ये जो अमेंडमेंट है ये दिसंबर 31 2002 में इंट्रोड्यूस करवाई गई, और आर्टिकल 41 जो है उसको अमेंड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को और इनेबल किया गया एंड सर्विंग प्रेसिडेंट टू सीक एन अदर टर्म थ्रू अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द नेशनल असेंबली, कि अब नेशनल असेंबली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए वो अपना एक और टेन्योर जो है प्रेसिडेंटशिप का वो होल्ड कर सकते हैं, यानी सेकंड टाइम वो प्रेसिडेंट का जो चार्ज है वो ले सकते हैं। और इसी तरह जो है वो रिवाइव किया गया आर्टिकल 58 2B थ्रू LFO, वो भी जो है वो रिवैलिडेट किया गया। एक सिमिलर प्रोविजन जो है वो क्रिएट की गई फॉर द गवर्नर्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली। अमेंडमेंट जो थी इसने प्रोवाइड किया दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सर्विस चीफ विल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द Prime Minister of Pakistan, which will not be binding on the President. The provisions concerning the National Security Council as a consultation body जो है ये omit कर दिया गया। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने एक तवील अरसे तक जो है वो पाकिस्तान में एज अ प्रेसिडेंट और 2 ओहदे उन्होंने इंजॉय किए, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के तौर पर वो उन्होंने काम किया। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के असैसिनेशन के बाद उन्होंने जनरल इलेक्शंस जो हुए उसमें मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई की गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि उनकी मिस बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हो चुकी थी और लोगों की तमाम तरह हमदर्दियां जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थी। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद उन्होंने मिस्टर आसिफ अली जरदारी जो थे मिस बेनज़ीर भुट्टो के हस्बैंड, उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट किया, और यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट किया। पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले जो है 2009 में 7th NFC अवार्ड अनाउंस किया विद द कंसेंसस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। इससे पहले मिस बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे 2006 में लंदन में साइन हुए थे, जिसमें ये एग्रीमेंट हुआ था फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेसी वो काम करेंगे। और इसी तरह ये प्रॉमिस भी हुआ था कि जो 3rd बार लगा दिया गया है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की सिलेक्शन और नॉमिनेशन के ऊपर, उसको भी ख़त्म किया जाएगा, न्यू प्रोविंसेस बनाए जाएंगे। इस तरह करके बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा थी, जो हम किसी और लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल के साथ जो है उनको डिस्कस करेंगे। 7th NFC अवार्ड जो है वो अनाउंस किया गया, और ये अवार्ड जो है ये इसके तहत जो है फोकस किया गया कि पॉपुलेशन वुड बी 82% पॉवर्टी जो है वो 10.35% होगी, और रेवेन्यू कलेक्शन 25% एंड रेवेन्यू जो टेरिटोरियल ऑन बेसिस पे होगा वो 27% होगा। डिवाइसेबल पूल में पंजाब का जो पार्ट था वो 51.74, सिंध का 4.55%, बलोचिस्तान का 9.09%, खैबर पख्तूनख्वा का 14.62% था। इस वजह से प्रोविंसेस वुड गेट अ शेयर इन द रेवेन्यू, पंजाब 47 बिलियन, सिंध
223 बिलियन, खैबर पख्तूनख्वा जो है वो 33 बिलियन और बलूचिस्तान 83 बिलियन रिसीव करेगा। लेकिन एक साल के बाद प्रोविंसेस वुड गेट अ शेयर एज पंजाब 938 बिलियन, सिंध for 45 billion, Balochistan 165 billion, and KPK would get 265 billion rupees. Sindh would get 6 billion rupees extra money from revenue, and sales tax would be under the control of the provincial government, or all expenditure spent by KPK government on terrorism would bear by the फेडरल गवर्नमेंट। प्री 18th अमेंडमेंट बहुत सी मेजर डेवलपमेंट्स हुई, जिसमें देखते हैं कि मुस्लिम लीग एफ जो थी रेज द मैटर ऑफ द न्यू प्रोविंसेस इन द पंजाब असेंबली। इसी तरह नेशनल असेंबली में इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास की और फॉर द ट्रांसफर ऑफ द सेक्रेटेरिएट्स ऑफ द CCI एंड NFC, सेम एज द coalition parties in Sindh decided to introduce the administrators. ANP suggested a change in the name of the NWFP. इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग सजेस्टेड नेम अब्बासीन एंड नीलाब फॉर द न्यू प्रोविंसेस फॉर द न्यू प्रोविंस NWFP। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमेटी 2009 जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, क्योंकि हम इससे पहले जो है वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के बहुत ही शॉर्ट पीरियड्स जो है वो में डेमोक्रेसी ने फंक्शनल रही 1973 से 77 और फिर 1997 से 1999। तो हम ये देखते हैं कि ये बड़ा छोटा एक टाइम पीरियड था और इसमें अभी पूरी 5 साल की जो गवर्नमेंट है वो कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनी कंप्लीट टेन्योर नहीं कर सकी। 11 मेंबर्स फ्रॉम द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि मेजॉरिटी में थी उसके 5 मेंबर्स शामिल किए गए। मुस्लिम लीग नून ने 3 मेंबर्स को शामिल किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म ग्रुप के 3 थे, और 15 मेंबर्स जो हैं वो अदर पॉलिटिकल पार्टी से, जिसमें MQM, ANP, जमात इस्लामी, JUI, मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप, PP शेरपाव ग्रुप, JIP, BNP, NPP और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, और इसी तरह JWP यानी जमहूरी वतन पार्टी जो थे शामिल थे। कमेटी extended the scope of the constitutional reforms और जिसपे उन्होंने रिफॉर्म्स का जो एजेंडा था वो था ट्रांसपेरेंसी, curtailing of individual discretion, strengthening of the parliament and provincial assemblies, provincial autonomy को फुलफिल किया जाएगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को पॉसिबल बनाया जाएगा और फंडामेंटल राइट्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा, और रिस्पेक्टिंग द मेरिट जो है वो उसको हमारा मतमय नज़र होगा। इसी तरह गुड गवर्नेंस और स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन को पॉसिबल बनाया जाएगा। बिल जो था ये रिवर्स्ड मैनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि बहुत ज़्यादा मिलिट्री रिजीम्स के दरमियान उसमें जो चेंजेस लेके आए गए थे उन तमाम को जो है वो रिवर्स किया जाएगा। इसी तरह अमेंडमेंट बिल जो था वो सेनेट ने 15 अप्रैल को पास किया, और फिर इसी तरह सिग्नेचर के बाद जो फाइनल अप्रूवल है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीका है कि पहले जो है हमारी लेजिस्लेचर उनको पास करती है और फिर फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान देते हैं। तो इसी तरह मिस्टर आसिफ अली जरदारी जो कि उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस बिल को 19 अप्रैल 2010 में साइन करके एक अमेंडमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ये पहला एक एक्सपीरियंस था और एक पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत खूबसूरत मोड़ था जब एक प्रेसिडेंट ने अपने ही सिग्नेचर से अपनी ही जो पावर्स थी उनको मिनिमाइज किया था, कर्टेल किया था, कम किया था, और प्रेसिडेंट के जो पोजीशन है उसको कम करके पार्लियामेंट की पोजीशन को स्ट्रेंथन कर दिया था। इसके नतीजे में 18वीं आईन तरमीम जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन गई, और जो ड्राफ्ट किया गया था उसको उस टाइम पे भी जो है डिफरेंट एरियाज को टारगेट किया गया था। उनमें नंबर 1 जो टारगेटेड एरिया था 18वीं तरमीम का वो था रिकंसिलिएशन, यानी रिकंसिलिएटरी पर्पस जो था उसके तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके चला जाएगा और रिकंसिलिएशन होगी, और
कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा कि उससे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी ग्रुप या प्रोविंस जो है वो अफेक्ट करता होगा। इसी तरह उनकी आइडेंटिटी डैमेज नहीं की जाएगी और ना ही निगलेक्ट की जाएगी, बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पार्लियामेंट्री मेंबर्स का कॉपरेशन जो है वो रहेगा। और पीसीसीआर जो थी वो आप देखें कि इसका एक फर्स्ट स्टेप पे जो है रिकंसिलिएशन थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है उनकी पार्लियामेंट में मेंबरशिप के अकॉर्डिंग जितनी सीट्स वो होल्ड करते थे उनको रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी गई थी। और मेन फोकस था रीबिल्डिंग अ डेमोक्रेटिक फेडरेशन। दूसरा जो पर्पस था वो था रीडिस्ट्रीब्यूटिव पर्पस। रीडिस्ट्रीब्यूटिव पर्पस के तहत स्पेशल फोकस था पीसीसीआर का कि इसको इन्हेंस किया जाए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और पावर शेयरिंग जो है इनको इन्हेंस किया जाए। और 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसीलिए कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है उसको खत्म कर दिया गया और प्रोविंसेस को ज्यादा सब्जेक्ट्स दिए गए और ज्यादा एम्पावर कर दिया गया, फाइनेंशियली भी और एडमिनिस्ट्रेटिव कली भी। इस अमेंडमेंट की वजह से एक न्यू आर्टिकल 172 जो था उसने एक इक्वल कंट्रोल अथॉरिटी टू द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस को ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, गैस एंड मिनरल्स दी। ये जो प्रोविंसेस हैव आल्सो गिवन एन एक्सेप्शनल पावर टू बोरो लोन्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, यानी अब जो प्रोविंसेस हैं वो फॉरेन कंट्रीज से भी लोन ले सकते हैं अपने आप को इकोनॉमिकली कोई भी प्रोजेक्ट चलाना हो उसके लिए। दे नीड एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स और वो उसके लिए लोन अप्लाई कर सकते थे। ओवर 18 सब्जेक्ट्स जो कि उनको ट्रांसफर किए गए थे। इसी तरह रोल ऑफ द सीसीआई जो था और ड्यूटीज जो थी उसको बढ़ाया गया, सीसीआई को स्ट्रेंथन कर दिया गया और उसे एक पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे दिया गया। और ये कहा गया कि it will work with the federal and provincial members and will decide the matters listed in the federal legislative list part 2, और it will provide a platform for the central government and provincial governments कि वो अपने यहाँ पे disputes जो हैं उसको resolve करें, development और fiscal planning जो है यहाँ पे with the collaboration and consensus कर सकें। इसी तरह एनईसी जो है उसको भी जो कि एक इकोनॉमिक इश्यूज को रिजॉल्व करने वाला प्लेटफॉर्म था उसको रोल को भी इन्हेंस किया गया। अब जो है वो उसका एक एडवाइजरी फोरम होगा वो, और विच विल प्रोवाइड इकोनॉमिक कंसल्टेंसी टू द प्रोविंसेस। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल जो रेवेन्यू है पाकिस्तान के जो जितना रेवेन्यू होगा उसको प्रोटेक्ट करेगी अंडर द 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड द प्रोविंसेस शेयर विल नॉट बी रिड्यूस्ड इन द प्रीवियस गिवन शेयर ऑफ द एनएफसी अवार्ड के अगर जो अवार्ड एक अवार्ड में जितना हिस्सा रखा गया है अगले अवार्ड में उससे कम नहीं होगा, सेम वो रह सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। रिकंस्ट्रक्टिव जो पर्पसेस थे उसमें द साइज ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल कैबिनेट्स फिक्स्ड 11% of the total members of the parliament। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट would be answerable to the parliament। The first session of the national assembly would be summoned by the president within the 21st days of the period on which the national assembly election जो है वो held होते हैं। उसके बाद restrictions on the office of the prime minister जो 3 टाइम का बार है वो लिफ्ट कर दिया गया और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो पावर्स थी ड्यूरिंग द सेनेट इन सेशन उसको बैन कर दिया गया। सेनेट वर्किंग डेज 90 डेज से 100 कर दिए गए। 4 सीट्स इंक्रीज कर दी गई फॉर द माइनॉरिटीज। सेम एज लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एक्नॉलेज किया गया और उसके इलेक्शंस को जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर कर दिया गया और इसको प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी करार दिया। रिफॉर्मेटिव पर्पस जो था 18th अमेंडमेंट का वो इंक्रीज किया गया कि फंडामेंटल राइट्स हमारे बढ़ाए। 3 फंडामेंटल राइट्स जिसमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू फेयर ट्रायल वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह 18वीं आईनी तरमीम जो थी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये यूनानिमसली पास हुई थी और 292 मेंबर्स आउट ऑफ 342 जो है उन्होंने अपना कंसेंसस शो किया और वोट इसकी फेवर में डाले।
कोई वोट जो है वो इसके अगेंस्ट नहीं गया, और इस तरीके से ये एक बहुत बड़ी जो अमेंडमेंट थी, अभी तक होने वाली तमाम अमेंडमेंट्स में ये सबसे जो है वो लार्जर अमेंडमेंट थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनी। इस अमेंडमेंट के तहत अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस जो है वो अब जुडिशियल कमीशन के जरिए होगा, और जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट जो होगी वो भी ओपोजिशन के कंसेंसस के साथ होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाएगी, बेंचेस ऑफ द हाई कोर्ट इन मिंगोरा एंड तुर्बत बनाए गए। आर्टिकल 25A के तहत राइट टू एजुकेशन जो है वो दिया गया। प्रेसिडेंशियल पावर्स डिक्रीज की गई। द पावर टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट जो है वो विदड्रॉ कर दी गई फ्रॉम द प्रेसिडेंट से, यानी 58(2) भी जो है उसको खत्म कर दिया गया। इसी तरह थर्ड बार जो था प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वो खत्म कर दिया गया। NWFP का नाम खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया, और प्रेसिडेंट जो हैं विल नो लॉन्गर बी एबल टू डिक्लेयर इमरजेंसी रूल इन एनी प्रोविंस। कुछ मिनिस्ट्रीज जो कि ये 17 मिनिस्ट्रीज हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी, इनको चेंज किया गया, कुछ को मर्ज किया गया, और बाकी जो हैं वो सब ट्रांसफर कर दी गई प्रोविंसेस को। इसी तरह जो है वो तकरीबन 97 अमेंडमेंट्स जो हैं वो की गई, और तकरीबन जिन्होंने 83 आर्टिकल्स जो है वो उनको इफेक्ट किया। कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट जो कि एक बहुत बड़ी डिमांड थी, जो कि रुकावट थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में, जिसमें प्रोविंसेस अग्री थे कि इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट है ये ऐसी लिस्ट थी कॉन्स्टिट्यूशन की जिसके तहत जो है वो जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मिल के इसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकते थे। लेकिन हमेशा यूं होता था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कि इसका को कोई इसमें जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं देती थी, बल्कि तमाम अथॉरिटी और कंट्रोल अपने पास रखा हुआ था। लिहाजा मैक्सिमम इस तरीके से जो है वो जो सब्जेक्ट्स थे उसके ऊपर होल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का था, और द गवर्नमेंट वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड इन पाकिस्तान, तो उसको जो है वो कम कर दिया गया, और इस तरीके से अब जो है वो प्रोविंसेस के पास ज़्यादा सब्जेक्ट्स थे। पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है पार्टिसिपेटरी फेडरलिज्म के तहत जो डिमांड थी उसके तहत 3 इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको एम्पावर किया गया, जिनमें CCI यानी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसे मुश्तरका मफादात की काउंसिल भी कहते हैं, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, और NFC जो है उसको उसकी पावर्स को इन्हेंस किया गया, रोल को उनके इन्हेंस किया गया, ताकि जो है वो मुल्क के अंदर एक जो कंसेंसस है उसकी फिजा हो, और यहाँ पे जो भी मामला डील हो उसमें कोई किसी के ग्रीवेंसेस जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे या नेशनल लेवल पे नजर ना आए। 18वीं तरमीम ने रीअरेंज किया, रिफ्रेश किया और रीस्ट्रेंथन किया NFC को अंडर द आर्टिकल 160, CCI को अंडर द आर्टिकल 154, 155 एंड 153, एंड आर्टिकल 156 stands for NEC role. It had provided a platform to all the provinces to come and discuss their matters and issues with the federal government. यानी वर्टिकली भी अगर इश्यूज हैं और हॉरिजॉन्टल अगर इश्यूज हैं तो दोनों ही को जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया जाए। इसी तरह पार्लियामेंट का स्टेटस जो है उसको इंक्रीज किया गया, और पार्लियामेंट को की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो भी इंक्रीज की गई, और प्राइम मिनिस्टर को जो कि पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है उसके रोल को इन्हेंस किया गया, और प्रेसिडेंट का जो रोल था उसकी पावर्स को मिनिमाइज किया गया और रिस्ट्रिक्टेड किया गया। प्रोविंशियल असेंबलीज के रोल को एम्पावर्ड किया गया, इसी तरह प्रोविंशियल लेवल पे जैसे कि सेंट्रल लेवल पे एक्सरसाइज किया गया। 18वीं तरमीम का जो था, जब वो हम इम्पैक्ट देखते हैं तो सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस बहुत बेहतर हो गए, प्रोविंसेस एम्पावर हो गए विद मैक्सिमम पावर्स, पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबलाइज्ड हो गया, ट्रू फेडरल फीचर्स अडॉप्ट किए गए, और फेडरल जो प्रोविजंस थी उनको रिस्टोर किया गया। पार्लियामेंट स्ट्रेंथन हो गई जब रोल ऑफ द जो पार्लियामेंट है उसको इन्हेंस किया गया, उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स भी थी। फिर
सेनेट की सीट्स जो हैं वो भी इंक्रीज कर दी गई थी। प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ गई, इसी तरह चीफ मिनिस्टर्स के पास भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल जो पावर्स थी वो ज़्यादा हो गई थी। जुडिशरी जो है उसे स्ट्रेंथन किया गया, मिलिट्री की इंटरवेंशन जो थी वो ख़त्म कर दी गई। वो इस तरह के उन्होंने कहा कि जो भी कोई जो अब कोई टेक ओवर नहीं कर सकेगा, और डेमोक्रेसी को ज़ाहिर है स्ट्रेंथन किया गया, और मिलिट्री की जो किसी भी डेमोक्रेटिक को गवर्नमेंट को ख़त्म करना और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को डिसमिस या एब्रोगेट करना, उसके लिए हाई ट्रीजन जो था उसकी जो वो है उसको इन्हेंस किया गया, ऐड किया गया, ताकि कोई भी जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज ना कर सकें। इसका सोशियो इकोनॉमिक जो है वो इम्पैक्ट हुआ। थीमेटिक सम अप ऑफ द 18th अमेंडमेंट अगर हम देखें तो इसने स्ट्रेंथन कर दिया था हाउस ऑफ फेडरेशन को, रिड्यूस कर दी थी प्रेसिडेंशियल पावर्स को, रीडायरेक्ट कर दिया था एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को, स्ट्रेंथन कर दिया था इलेक्शन कमीशन को, रिमूव कर दिए थे कुछ शेड्यूल्स और कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट, और प्रोविंशियल अटोनमी यानी सेल्फ रूल जो था उसको इन्हेंस किया था। विजुअलाइज्ड इम्पैक्ट्स ऑफ द 18th अमेंडमेंट, देयर वर 3 विजुअलाइज्ड इम्पैक्ट के। इन 3 चीज़ों को हमने इन्हेंस करना है, और ये 3 एरियाज जो थे ये विजुअलाइज्ड किए गए थे। और अटोनमी टू द प्रोविंसेस दी जाएगी, डेवोल्यूशन ऑफ इम्पार्शियलिटी होगी, स्ट्रेंथन किया जाएगा डेमोक्रेटिक फेडरल सिस्टम को, और ये तीनों अंडर द 18th अमेंडमेंट फुलफिल किए गए। अटोनमी के तहत हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्रोविंसेस को मैक्सिमम पावर्स दे दी गई थी। डेवोल्यूशन फॉर इम्पार्शियलिटी जो है उसमें आपको भी पता है कि फेडरलिज्म थ्योरी जो है वो बिलीव करती है सेपरेशन ऑफ पावर को, तो डिसेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया कंट्री में, यानी पावर्स जो हैं वो वर्टिकली जो है डिवाइड कर दी गई, और प्रोविंसेस फेडरल गवर्नमेंट ने और हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। इसी तरह स्ट्रेंथन किया गया डेमोक्रेटिक सिस्टम को, और मार्शल लॉ का रास्ता जो है वो रोक दिया गया। ऑपरेशनल अगर हम फ्रेमवर्क ऑफ द 18th अमेंडमेंट देखें तो हम इसकी देखते हैं कि 3 डायमेंशन में इसने काम किया। 18वीं तरमीम ने 3 डायमेंशंस को कवर किया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल, यानी पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी थी उसको ख़त्म करने के लिए कंसेंसस, रिकन्सिलिएशन पॉलिसी, स्ट्रक्चर को चेंज किया गया, गवर्नेंस स्केलेटन चेंज हुआ, फाइनेंशियली जो है जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर इश्यूज थे उसके लिए NEC और CCI और NFC के जो इंस्टीट्यूट्स थे उसको इन्हेंस किया गया। इसी तरह इसके फंक्शनल ऑर्बिट्स जो थे वो 3 थे। इसने नेशनल, प्रोविंशियल और लोकल तीनों लेवल पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर की गई। और हम देखते हैं कि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें स्ट्रेंथन करना था फेडरेशन को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ज़रिए, और स्ट्रेंथन डिवॉल्व करनी थी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स टू द प्रोविंसेस, और स्ट्रेंथन करना था डेमोक्रेसी को, और उसको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है उस बनाना था, यानी एक जो कि अपने सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के लिए सर्व करेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ द 18th अमेंडमेंट अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इसने चेंज किया था बहुत से आर्टिकल्स को इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम 18th अमेंडमेंट में डिस्कस भी कर चुके हैं अभी पहले कि इसने और एक हमारा एक लेक्चर भी इसके ऊपर मौजूद है सेल्फ रूल एंड शेयर रूल के ऊपर। सेल्फ रूल के तहत इन्होंने कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को पॉसिबल बनाया। शेयर रूल यानी पार्टिसिपेटरी फेडरलिज्म में सेनेट का रोल, CCI का रोल, NFC का और NEC का रोल जो है वो इन्हेंस कर दिया गया। रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रीअरेंजमेंट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स की गई, जिसके तहत 4th शेड्यूल वाज रेफर्ड एज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फेडरल लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर आर्टिकल 70A। ये सेपरेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल की गवर्नमेंट की बाउंड्रीज को। एक्सपेक्टेशंस जो थी 18वीं तरमीम से वो यही थी कि वो सेल्फ रूल एंड शेयर रूल को पॉसिबल बनाएगा, एंड इट डिड सो। सेम एज अब मिलिट्री को जो है वो कोई थ्रेट नहीं है, मिलिट्री का थ्रेट जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको नहीं है। मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत अरसा तक पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम को सबोताज करती रही। इट हैड अबॉलिश्ड मैनी
time the democratic governments, और 18वीं तरमीम has created hurdles in the undemocratic acts by the military and it has strengthened the democracy and the power has distributed constitutionally among the all federating units to minimize and remove their grievances. सेंटर प्रोविंसेस के दरमियान एक हार्मनी बिल्ड की गई जिसके तहत अब जो ग्रीवेंसेस हैं प्रोविंसेस के वो मिनिमम हो गए हैं, जो कि पहले बहुत ज़्यादा थे, और अब सेनेट को का रोल इन्हेंस होने की वजह से प्रोविंसेस अपने ग्रीवेंसेस जो हैं इस प्लेटफॉर्म पे और बाकी 3 प्रोविंस जो और हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन CCI, NEC और NFC, वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह एक और जो गवर्नेंस का जो एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड, कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर लोकल लेवल पे जो है वो दे दी जाए और लोगों की हुकूमत लोगों के ज़रिए लोगों के को सर्व करे। इस तरीके से हमारे डिफरेंट 3 राइट्स जो हैं वो इन्हेंस किए गए और फेडरेशन को स्ट्रेंथन किया गया। इस तरह जो गवर्नेंस स्केलेटन है उसको रीमॉडर्नाइज किया गया। पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई और फेडरेटिव यूनिट्स को ज़्यादा पावर दी गई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास कम पावर्स रखी। अब जो है वो प्रोविंसेस अपनी ऑटोनमी जो है उसको इंजॉय करते हैं और अपने लोगों के लिए खुद जो है वो लेजिस्लेशन भी करते हैं और अपने लोगों के लिए की बेहतर सर्विसेज के लिए पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग करते हैं और लोकल गवर्नेंस में उनका जो है अपना रोल है। इसी तरह डेवोल्यूशन प्लान के जरिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो प्रोविंसेस को दे दिया गया, सब्जेक्ट्स डिफरेंट ट्रांसफर कर दिए गए, 17 मिनिस्ट्रीज विद लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो डेवोल्यूशन प्लान था इसके जरिए ये 3 फेजेस रखे गए थे कि ट्रांसफर किए जाएंगे। फर्स्ट फेज में मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, ज़कात एंड उशर जो है ये ट्रांसफर की जाएंगी, जो है वो ये फर्स्ट फेज में डिसाइड किया गया कि ये ट्रांसफर की जाएंगी। सेकंड फेज में जो है एजुकेशन, लाइफ स्टॉक, स्पेशल इनिशिएटिव की जो मिनिस्ट्रीज थी उसके बाकी मानदा मामलात और टूरिज्म और यूथ अफेयर जो है वो अप्रैल 5, 2011 तक मुंतकिल कर दिए जाएंगे। थर्ड फेज में डिसाइड किया गया कि जो 1 जुलाई 2002 से जो है इफेक्टिव होगी और इसके तहत एनवायरनमेंट, फूड, एग्रीकल्चर, लेबर, मैन पावर, माइनॉरिटीज अफेयर्स, स्पोर्ट्स और वुमेन डेवलपमेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इस तरह ये 3 फेजेस में जो 17 मिनिस्ट्रीज थी ये ट्रांसफ़र की गई। आई होप कि आपको 18वीं तरमीम बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा और आपने फुली अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि वो प्रोमिसेस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने किस तरह 18वीं तरमीम को पॉसिबल बनाया, किस तरह एक पाकिस्तान जो कि डी ट्रैक हो चुका था और वहाँ पे जो फेडरेशन थी वो अपने जो ट्रू फेडरल फीचर्स थे उनको वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, डैमेज हो चुका था फेडरेशन का फेस, किस तरह उसको रिस्टोर किया गया और किस तरह पाकिस्तान को एक ट्रू फेडरल स्टेट बना दिया गया, जहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनमी दे दी गई, जहाँ पे प्रोविंसेस को स्ट्रेंथन कर दिया गया, जहाँ पे लोगों को और प्रोविंसेस को जो है वो ये इख्तियार दे दिया गया कि वो अपने फैसले ज़ाती तौर पर जो है वो अपने प्रोविंशियल लेवल पे और लोकल गवर्नमेंट के थ्रू लोकल लेवल पे कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान का जो इमेज है वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे जो है वो बेहतर हुआ। वर्ल्ड कम्युनिटी ने 18वीं आईनी तरमीम जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया और 18वीं आईनी तरमीम की वजह से जो है पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी जो फेम है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी पॉलिटिकल पार्टी ये, और ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी जिसको कि हिस्टोरिकली जो है वो एक्सेप्ट किया गया और ये एक लैंडमार्क कंसीडर किया जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू।